नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टांग वापस आप सभी का सौंदर्य शास्त्र में स्वागत करती हूँ। हम ये बात करें कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। वापस मेरी बात का ध्यान रखिएगा। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। बस इसी सकारात्मक सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है और यही सकारात्मक सोच जो है हमको हमारे मंजिल तक पहुंचाएगी। और ये सकारात्मक सोच हमारे विजुअल आर्ट के पाश्चात्य सौंदर्य से आप सभी को प्राप्त होगा। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की मैंने पहले भी बात करी थी, पाइथागोरस के नियम की बात करी थी, उसके संतुलन की बात करी थी कि हम जब भी कोई भी सौंदर्य की बात करते हैं तो उसमें प्रमाण की बात करते हैं, सकारात्मक सोच की बात करते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी पहले बताया था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बोलेंगे, वैसे ही हमारे विचार आएंगे और हम उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सौंदर्य शास्त्र में जितने भी दर्शन शास्त्र थे उनकी चर्चा करी थी कि उन्होंने किस तरीके से सौंदर्य और सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या करी थी। अब हम बात करेंगे कि सौंदर्य शास्त्र में कला को किस तरीके से डिफाइन किया है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। ART, आर्ट, इसको नाम देखा गया है इंग्लिश के अंदर और हिंदी में हम कहते हैं कला। कला शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद में भी है, जिसका वर्णन मैं अभी आप लोगों के सामने करूंगी। हम देखें लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा जैसे हम हिंदी भाषा, उसी प्रकार लैटिन भाषा में ARS, आर्ट्स से यह कला शब्द का जो आर्ट है वह शब्द आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? कौशल, प्रवीण, स्किल जिसे आप कहते हैं। यानी हमेशा हर व्यक्ति अपने अंदर एक स्किल विद्यमान रखता है। किसी को बोलने की कला आती है, किसी को मार्केटिंग करने की कला आती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कला होती है। तो ये जो कला है ये कहां से है? प्रत्येक व्यक्ति में। चिड़िया के अंदर भी कला है, चींटी के अंदर भी कला है, दीमक के अंदर भी कला है कि वह अपना घर, अपना हर जगह को निर्माण कर देता है। हीगल के अनुसार, हमने पहले भी बात करी थी कि हीगल वो व्यक्ति है जिन्होंने कला को दो भागों में विभाजित किया था, फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट, ललित कला और उपयोगी कला। याद आया? बिल्कुल, ललित कलाएं वे कलाएं जो सुंदर से संबंधित है, अर्थात जो सुंदर की अभिव्यक्ति देते हैं। एक चिड़िया, एक कोयल, एक कौवा, एक मोर, इनमें भी ये नाचते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, ये चलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। तो हर व्यक्ति, हर प्राणी अपनी सकारात्मक सोच से हमें आकर्षित करता है, वही कला है। कला और जीवन को पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जीवन में जीने के लिए कला की होनी आवश्यक है। बिना जीवन, कोई कहे कि नहीं मैं तो आर्ट को नहीं मानता, मैं कलर को नहीं मानता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन जीने के लिए एक आर्ट, नहीं तो सब जने उसको एक नीरस व्यक्ति मानना शुरू कर देंगे। कला रूप की सृजना करती है, अरूप को रूप देती है। बिल्कुल, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो किसी ना किसी आकार में आ जाता है। ईश्वर ने हमें भी रचा है कला के आधार पे ही। तो कला एक ऐसी चीज है जो मूर्त रूप प्रदान करती है। किसको? अमूर्त रूप को। जो हम नहीं सोचते हैं वह भी अगर हम विचार शब्द को लेकर आएंगे तो वह हम प्रतिरूप में दिखाई देने लग जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट। अव्यक्त को व्यक्त करती है कौन? कला। बिल्कुल, जो हम नहीं सोच सकते या हम जो सोच रहे हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, तो हम कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोर और एक मोरनी, तो मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए अपने पूरे पंख फैलाता है और आकर्षित करता है। कोयल, कोयल आकर्षित करती है अपनी आवाज से। तो हर प्राणी, हर जीव, हर, जैसे गुलाब का फूल है पूरा खिला लाल रंग का और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्यक्त, अव्यक्त, बिल्कुल ईश्वर ने चाहे प्रकृति की रचना करी हो, चाहे मनुष्य ने स्वयं को व्यक्त करने का माध्यम अलग अलग तरीके से ढूंढा है, यही आर्ट है। सृजन ही कला का सार है। बिल्कुल, जो भी क्रिएट हम करेंगे वो हमारी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, तो खाना बना के कढ़ाई के साथ नहीं, उसको गार्लिक करके वो पूरा डाइनिंग टेबल पे रखा, सार है, उनकी आर्ट का सार है। ठीक है, किसी ने कशीदा करा और पूरी साड़ी बनाई तो वह उसका सार है। तो कला जो है सृजन के आधार पर, यानी हम क्रिएट करते हैं और वही हमारा सारांश है। सृजन का सर्वस्व क्या है? यानी पूरी तरीके से सृजन को निर्माण करना है तो क्या है? नूतन, नया। यानी अगर हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसमें नयापन दिखाई देना जरूरी है। नए आयाम और स्फूर्ति का उदय होता है। बिल्कुल, कला जो है, अगर आप एक जैसा ही चीज बनाते जाओगे रोज 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 रोज, तो उसके अंदर कोई नयापन नहीं आएगा। कला क्या कहती है? कला कहती है कि निर्माण करो लेकिन रोज नया 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 लेकर आओ। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
कला व्यापक है, बिल्कुल कला चारों तरफ फैली हुई है, हम उसको सीमित दायरे में नहीं बांध सकते। हमारे बोलने में, पापा के शेविंग करने में, मम्मी के बाल बनाने में, फिर बच्चे की नाटक करने में, बिल्कुल रूठना मनाना। छोटे बच्चों को क्या पता चल रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन वो पता लगा लेता है। तो कला व्यापक है, हर व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है हर माध्यम से, वही चीज को आइडेंटिटी हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने कला को अनेक रूपों में परिभाषित किया। बिल्कुल, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सौंदर्य शास्त्र को जितने भी दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया। तो उसी प्रकार अब हम ये देख रहे हैं कि दर्शन शास्त्रियों ने कला को किस तरीके से परिभाषित किया, आर्ट को। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या कहते हैं, कला सत्य की अनुकृति है। बिल्कुल, आपने पहाड़ देखा वैसा ही बनाया, आपने सूरज देखा वैसा, अनुकृति, नकल। दादाजी ऐसे पीछे हाथ रख के घूम रहे थे, आपने उनको पकड़ लिया और आप उनकी नकल करने लगे, और फिर सब जने कहने लगे अरे ये तो दादाजी की तरह चलता है। नहीं, उसने नकल करा। ठीक है, लेस बांधना आपको जूते पे कोई सिखाता नहीं है, आप देख के सीख जाते हैं, अनुकृति, नकल कर लेते हैं। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति क्या करता है, अनुकृति, नकल, आर्ट है। हर कोई नकल नहीं कर पाता है, किसी को सिखाना पड़ता है, कोई देख के सीख जाता है, अनुकृति है। ठीक है, कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को सत्यापित करते हैं। बिल्कुल, और हम ये सोचते हैं कि यह आर्ट हमारी खुद की हो जाए। कभी भी आर्ट हमारी खुद की होती नहीं है। सबसे बड़ा कलाकार ईश्वर, ईश्वर ने ही इसको रचा। मैं बता देती हूं कैसे। ईश्वर ने क्या बनाया, पहाड़, समझना, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब बनाए, नदी। ठीक है, उसकी शेप किसने देखा। हम बात करें कि एक पेड़ है, ये पेड़ किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। समझना इस चीज को। अब इस पेड़ को काट कर मेज किसने बनाया, एक सुथार ने। ठीक है ना, एक सुथार ने। ये चीज इसके दिमाग में आई। क्यों दिमाग में आई, क्योंकि इसने जब ये देखा एक व्यक्ति को कि वो बैठा हुआ और उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उसने एक टेबल जैसा पटिया बनाया, उसके 4 स्तंभ लगाए और उसके ऊपर उसने एक टेबल को निर्माण दे दिया। अब इस टेबल को सुथार ने जैसे ही बनाया तो हमने देखा, हमने मतलब हम कलाकार ने, और हम कलाकार ने क्या किया, इसको अनुपात से, स्केल से नाप नाप के हमने 3D से 2D बनाया, कलाकार। तो अब ये देखिए, रचा किसने, ईश्वर ने। वास्तविक रूप से कलाकार, आर्टिस्ट कौन, ईश्वर। दिमाग में किसके आया, सुथार के। और वो टेबल किसने बनाया, कलाकार। तो कलाकार कौन हुआ, नकलची, अनुकृति। अनुकृति कर रहा है किसकी, इस टेबल की। वो टेबल बनाने वाला तो सुथार है, तो वास्तविक कलाकार कौन है, सुथार है। और उससे भी बड़ा कलाकार कौन है, ईश्वर है। जी हाँ, और जो हम बिल्कुल स्वयं की किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं, उसमें हम किसको देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। और आगे इसको विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। अरस्तु, कला अनुकरणीय है। बिल्कुल, कला देखो, टेबल को हमने यहाँ कलाकार ने बनाया, अनुकरणीय यानी अनुकरण की अनुकृति है। कला में सामान्य प्रत्यय को रूपायित किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक शब्द हमारे पास आया, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय को समझने के लिए एग्जाम्पल हम किसका ले, अमिताभ बच्चन का या नरेंद्र मोदी का। चलिए अमिताभ बच्चन का ले लेते हैं, क्योंकि हम कला से संबंधित ही बात कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन। अब मेरे पास शब्द आया, अमिताभ बच्चन कौन है, आदमी। क्या करता है, आर्टिस्ट है, यानी कलाकार है। समझ लेना इस चीज को। तो अमिताभ बच्चन शब्द से क्या मालूम चल रहा है, यह पुल्लिंग है, राइट। अब हम यह बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय यानी कहने का मतलब ये कौन है, आदमी। आदमी कौन है, प्रत्यय। ठीक, विशेष, विशेष कौन है, अमिताभ बच्चन। अब मैंने यहां नाम लिखा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है, पुरुष, आदमी। यानी ये दोनों क्या हो गए,
प्रत्यय। लेकिन जैसे ही हमने आदमी में एक नाम लिया नरेंद्र मोदी, तो वह कौन हो गए? विशेष हो गए। अमिताभ बच्चन कौन हो गए? विशेष हो गए। तो प्रत्यय हमारे पास बहुत सारे। घोड़ा प्रत्यय, काला घोड़ा विशेष, सफेद घोड़ा विशेष, और प्रत्यय यानी घोड़ा। घोड़ा कैसा भी, अब उसको अरबी घोड़ा बोलो, मारवाड़ी घोड़ा बोलो, काठियावाड़ी घोड़ा बोलो, घोड़ा घोड़ा है। लेकिन जैसे ही हमने काठियावाड़ी लिखा, विशेष हो गया। ध्यान में रखिएगा, और विस्तारित हम आगे पढ़ेंगे, अरस्तु की बात को ध्यान में रखेंगे। प्लैटिनस कला को इंद्रिय कल्पना मानकर बौद्धिक कल्पना माना। उन्होंने कहा कि हमारे जो ये 5 सेंस हैं, ये हमारी कला नहीं है, हम जो बुद्धि से सोचते हैं वो कला है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रास्ते में और एक कुत्ता मरा हुआ है, उसकी आंतें वातें सब निकली हुई है, ठीक है, आप क्या करोगे? आपको लगेगा अरे जानवर मरा हुआ है, दूर से बाहर होके निकलो, बदबू आ रही है, या उसके ऊपर से मत निकल जाना, या साइड में से होके निकल जाना, दूसरा रास्ता ले लेते हैं, यार वहां तो कुत्ते का खून ही खून बह रहा है, यही होगा। इंद्रिय कल्पना, हमने उसको जैसे इमेजिन किया कि एक कुत्ता मरा हुआ और हमारे बीच में ऐसे ऐसे ख्वाब आए, ऐसी ऐसी बात आई, और मैं ये कहूं कि एक कलाकार, फोटोग्राफर उसका फोटो क्लिक करके और प्रदर्शनी में लगा दे और फर्स्ट प्राइज ले गया, या एक कलाकार ने वैसा का वैसा हूबहू चित्र पेंटिंग में, ऑयल पेंटिंग में या वाटर कलर में बना दिया और फर्स्ट प्राइज ले किया, यानी बौद्धिक कल्पना। उसने अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा को इतने रूप में लेकर आया कि यह कुरूप है, इसको मैं ऐसा रूप दूं। बुद्धि से सोचा, इंद्रियों से नहीं सोचा, बुद्धि से सोचा, उसने अपनी प्रज्ञा का प्रयोग किया और उसने उस पेंटिंग को बनाया और फर्स्ट प्राइज ले गया। आ जाइए बाउंगार्टन। बाउंगार्टन कहते हैं कला प्रकृति की अनुभूति है। बिल्कुल, कला जो है वो पूरे हमारे जो सृष्टि में व्याप्त है, वो हम उसको फील करते हैं। ठंडी ठंडी हवा, बदबू, है ना, गैस की बदबू अलग आएगी, धुएं की बदबू अलग आएगी, अनुभूति करते हैं हम हर चीज को, और उसी से हमारी एक्सप्रेशन, जो हमारे भाव होते हैं, वो निकल कर आते हैं। हीगेल, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। बिल्कुल, जो हमारे आसपास जितनी भी भौतिक सत्ता है, पंखा घूम रहा है, कैमरा है, लाइट्स है, कूलर है, फ्रिज है, जितनी भी भौतिक सत्ता है उनको हम बनाते हैं, वही कला को हमने आइडेंटिटी माना है। क्रोचे, बाहरी प्रभाव की अभिव्यक्ति। अभी किसी ने आपसे प्यार से बोला और कैसे हो, तो आपने कहा बहुत अच्छे। उसने प्यार से बोला इसलिए आपने प्यार से जवाब दे दिया, ठीक है, और पीठ पीछे जाके वो आपको गाली दे रहा है, हाँ, क्योंकि उसको, आपको पता ही नहीं, उसने पीठ पीछे बोला। अभिव्यक्ति जैसा उसने सामने प्रेजेंट किया, आपने, उसने सामने आपको अब्यूज वर्ड बोला, आप भी क्रोध में आए और उसको चापट मार दिए। सामने की अभिव्यक्ति वही चीज है, बाहरी प्रभाव। आपके सामने एकदम बाहरी प्रभाव क्या आया, उसके आधार पर आपका रिएक्ट होगा, यह भी कला है। कृष्ण को 100 गालियां दी, चुपचाप मुस्कुराते रहते थे, आहा हा हा, अभिव्यक्ति है, उन्होंने इस चीज को सहन किया। बाहरी अभिव्यक्ति, बाहरी अभिव्यक्ति नकारात्मक आ रही थी, फिर भी उनकी सकारात्मक अभिव्यक्ति चल रही थी। फ्रेडरिक निश्चय, कला को आत्माभिव्यक्ति कहकर परिभाषित किया था। बिल्कुल, आपकी अभिव्यक्ति, जैसे कृष्ण को 100 बार या 99 बार गाली मिलने पर भी वह सकारात्मक थे, उनकी आत्मा से वो अभिव्यक्त कर रहे थे कि मेरे को सकारात्मक रहना है क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है। तो वो उनकी एक सकारात्मक सोच थी, मुस्कुराते रहते थे और हर परिस्थिति में उन्होंने उसका जवाब दिया था। तो कहकर परिभाषित किया है किसने? क्रोचे ने, सॉरी, फ्रेडरिक निश्चय। फ्राइड, फ्राइड जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप पे बात करते हैं। कैसे? मनोवैज्ञानिक स्तर पर कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क में क्रिया में। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे शाय होते हैं या डरपोक होते हैं, तो सामने जवाब नहीं दे पाते हैं या बोल नहीं पाते, तो सपने में देखते और सपने में डिशम डिशम करके या जो भी वो कल्पना कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, वो सपने में अर्ध चेतन अवस्था में सोचकर, बोलकर, स्वयं को कांच के सामने खड़े होकर अभिव्यक्त कर कर, अकेले बड़बड़ करके, और वह चीज अपने आप को व्यक्त कर देते हैं कि हमने वह कार्य कर लिया और स्वयं को सकारात्मकता में लेके आते हैं। तो फ्राइड भी कहते हैं कि जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जितनी भी दमित या जितनी भी खुशी वाली भावनाएं हैं उनको रंगों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल, आइए, जैसे है ना, वो एक गाना था देवानंद और मधुबाला पर
फिल्माया गया था अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। वो जो गाना था वो किशोर कुमार ने गाया था। और जानते हैं किशोर कुमार ने अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए ये गीत लिखा था और फिल्माया किस पे गया था, देवानंद और मधुबाला के ऊपर। आप जरूर देखिएगा। यानी एक कलाकार अपने भावों को किस तरह शब्दों में व्यक्त करता है। और उनकी जब बायोग्राफी आप पढ़ेंगे किशोर कुमार की तब आपको पता चल जाएगा कि स्वयं के अंदर उनकी वो प्रेमिका नाराज हो गई थी तो उसको मनाने के लिए उन्होंने यह गीत गाया था और दोनों ने गाया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कलिंगवुड, कला जीवन की आधारशिला है। बिल्कुल, बिना कला के हम जीवन जी नहीं सकते। हर जगह जूते की लेस बांधेंगे, ब्रश करेंगे, बाल बनाएंगे, स्नान करेंगे, कपड़े पहनेंगे, शर्ट के बटन लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे, हर चीज के अंदर हमारी कला आती है और वही हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। रस्किन ने कहा है कि ईश्वर ही कला है। यानी आपने ईश्वर को मान लिया है तो आपको हर जगह खुशी महसूस होगी, आह्लादित होंगे। लिखा है मानव आह्लादित होता है और खुशी व्यक्त हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, रस्किन ने कहा। हर्बर्ट रीड ने कहा कला क्रीड़ा है, खेल है। जैसे जैसे हम खेल खेलते हैं मजा आता है, उसी प्रकार कला है। कला के अंदर जितने आप रमे रहेंगे आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। आ जाइए, भारत में कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर ही हमारे 4 वेद है। ठीक है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। उसके अंदर भी बताया कलायत शफमग श्रण स नयामति। ठीक है, यहां पर कला की अभिव्यक्ति को हम देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र के अंदर भी बता रखा है अरूप देव हित सुधान तत्वात, यानी मतलब जो आंतरिक भावों को कलात्मक रूप में अभिव्यंजित करे वही कला है। बिल्कुल, कला हर क्षेत्र में आती है। ऐसा नहीं आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 हम तो आर्ट को नहीं जानते या हम आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट हर व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने कला को यथार्थवादी परिभाषा दी। यथार्थवादी का मतलब होता है रियलिस्टिक, जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बात तो भरत मुनि ने करी थी। अभिनव गुप्त ने व्यंजना व ध्वनि रसानुभूति का स्वरूप वो काव्य का लक्ष्य माना है। बिल्कुल, तेज आवाज में अगर एक परिवार बात करता है ना तो पूरा परिवार ही तेज आवाज में बात करेगा। धीमी आवाज में बात करेंगे ना तो पूरा परिवार ही धीमी आवाज में बात करेगा। ध्वनि इतनी मायने रखती है। ठीक है, आप शोर शराबे में, कभी कभी आपने देखा है फोन पे आप बात कर रहे होते, सामने वाले की आवाज अगर धीरे आती, आप जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आपको धीरे सुनाई दे रहा है तो जोर से तो उसको बोलना चाहिए ना, लेकिन आप जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। ध्वनि यानी क्या ना, मतलब ध्वनि भी हमारे अंदर कितनी इफेक्ट करती है, वह चीज को किसने बताया है? अभिनव गुप्त ने। आइए, पाश्चात्य कला दर्शन में कला को 2 भागों में विभाजित किया है, वही उपयोगी कला और ललित कला हमने बात करी थी। कला के 3 अर्थ निश्चित हुए, हमेशा एग्जाम में आता है। फर्स्ट पॉइंट है कला एक क्रिया है, बिल्कुल, वर्ब है, करने का काम है, बिल्कुल, जो सहज व संयमित है। बिल्कुल, जितना आप पेशेंस रहेंगे उतनी अच्छा आर्ट आपके अंदर दिखाई देगी। यह प्रकृति की प्रक्रिया से भिन्न और विपरीत है। बिल्कुल, जो प्रकृति में देखते हैं उससे अगर आप विपरीत प्रेजेंट करते हैं तो आप बिल्कुल एक अलग कलाकार नजर आएंगे। अन्यथा आपने नदी को ऐसे ऐसे बनाया तो वो ऐसे ऐसे ही, हाँ, सब जने कहेंगे हाँ ठीक है, जैसी बनी हुई थी वैसी बना दी। कला प्रकृति को नियंत्रित करने वाली बौद्धिक पद्धति है। बिल्कुल, जितनी भी आर्ट होती है वह कहीं ना कहीं हमारी प्रज्ञा को मेंटेन करके चलती है। कौन? कला। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक सिद्धांत व सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कला का विभाजन ललित कला व उपयोगी कला में किया जाता है। बिल्कुल, जो कला होती है फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट दोनों के साथ चलती है, और वो भी किसके साथ? एस्थेटिक के साथ। यही हमारी आर्ट है। हम उसको या तो फाइन आर्ट में काम में लेंगे, यानी मनोरंजन के लिए लेंगे, या फिर हम अर्न यानी उपयोगी कला पैसे के रूप में लेंगे, लेकिन उसका एस्थेटिक यानी सौंदर्य बरकरार जरूर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बोला कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक लोगो बनाना है, तो वह मुझसे क्या करेगा? वो मुझे पहले बोलेगा आप कितना पेमेंट दे सकते हैं या इसका इतना पेमेंट आएगा। उपयोगी कला, और किसमें आया? ग्राफिक कला के अंदर। तो वह चीज किसमें आ गई? वह आ गई हमारी उपयोगी कला में। तो वो मुझसे पैसे लेगा और बहुत अच्छा बना के देगा, उसमें एस्थेटिक नजर आएगा तो मैं उसको पैसे दूंगी। उपयोगी कला। ठीक है, अब मेरा मन अच्छा नहीं है और मुझे लग रहा है क्या करूं, मैंने म्यूजिक चलाया, सुना, डांस किया और खुश हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ललित कला। मुझे किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं रही। तो फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट के अंदर यह अंतर रहेगा। ललित कला किसी बाहरी उद्देश्य को पूरा नहीं करती। सही बात है, हम किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, स्वयं को खुश करने के लिए ललित कला का प्रयोग करते हैं।
हैं, ठीक है। और उपयोगी कला हमारे चारों ओर के वातावरण व वस्तुओं को प्रभावित करती है। बिल्कुल, अब हमको एसी चाहिए तो हम दुकानों पे जाएंगे, हम उसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम घड़ी देखने गए तो अलग अलग तरह की, कोई राउंड लेगा, कोई ओवल शेप का लेगा, कोई ट्रायंगल शेप का लेगा, कोई हॉरिजॉन्टल लेगा, हर तरीके की घड़ियों को लेगा, तो वह क्या हो गई? उपयोगी, हमारे बाहरी वातावरण को प्रभावित करेगा। आइए तीसरा, कला कोई एकार्थवादी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कलाकार हूं तुम कलाकार नहीं, कलाकार सब है, एक छोटा बच्चा भी कलाकार है, ठीक है ना। बिल्कुल, वो जैसे जैसे देखता रहेगा अपने घर परिवार के अंदर सबको, वो उसी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। कला अनेक है, बिल्कुल, आर्ट बहुत सारी होती है। रचना की प्रकृति के अनुसार ही कृति का नामकरण किया जाता है। बिल्कुल, आपने उसको किस तरीके से बनाया है उसी के आधार पे। आपने सुई धागे से बनाया तो आप उसको कशीदाकारी कह देते हो, आपने ऊन की सिलाई को लेकर बनाया तो आप उसे बुनाई कह देते हो। तो वो हर चीज में, आपने पाक यानी खाने का व्यक्ति बनाया, खाने की चीज बनाई है तो वो पाक कला के अंदर आ गई। तो हमारी क्या है? रचना, हमारी रचना के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। ललित कलाओं में अंतर संबंध हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ललित कला मतलब हमारा जो फाइन आर्ट है, ठीक है। समस्त ललित कला एक तात्विक अंतर संबंध होता है। जितनी भी ललित कलाएं हैं उनके अंदर एक दूसरे से संबंधित होती है, जुड़ी हुई रहती है, लेकिन वापस भिन्न भी हो जाती है। चित्रकला, मूर्ति कला दोनों एक जैसी लेकिन वापस भिन्न, क्योंकि चित्रकला 2D है और मूर्ति कला 3D है। बिल्कुल, चित्रकला, संगीत कला एवं काव्य कला में तात्विक संबंध अधिक है, संबंध भी है लेकिन अलग अलग है। घनिष्ठ संबंध कैसे? चित्रकला, संगीत कला, एक महिला नृत्य कर रही है, आप ये सोचो कि कथक नृत्य कर रही है, और चित्रकला कलाकार ने उसने फटाफट उसको उसी पोजीशन के ऊपर चित्रित कर दिया, और एक मूर्तिकार ने तुरंत उसको गढ़ दिया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में संगीत में देख रहे हैं, 2D के अंदर चित्रकला में देख रहे हैं, और 3 डायमेंशन में हम किसके अंदर देख रहे हैं? मूर्तिकला के अंतर्गत देख रहे हैं। मूर्तिकला, वास्तुकला का संबंध चाक्षुक है। बिल्कुल, उसको हम सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। मूर्तिकला को और वास्तुकला को, घर बना हुआ, आहा कितना अच्छा ताजमहल है, कितना अच्छा कुतुब मीनार है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसको हम फील नहीं करते, बस देखकर ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन संगीत कला हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नृत्य कला हम उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हर कला में एक अपना अपना संबंध होता है। काव्य कला शब्दों के माध्यम से, बिल्कुल, हमारी जितनी भी कविताएं होती हैं, और शुरुआत में अभी मैंने आपको 2 लाइन से स्टार्ट किया था, तो वो सब चीजें क्या है? प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक है, और हम उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन में या कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने के अंतर्गत काम में लेते हैं। कला जो है 2 रूप में देखी गई है। फर्स्ट है प्रेरणा व तत्व साम्य। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, और तत्व साम्य मतलब आपने एक तत्व के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया, ठीक है। नमक और शक्कर साथ में नहीं खा सकते, खा सकते हो? नहीं खा सकते। एक नमक भी लेना और शक्कर भी लेना, फांकी ले लेना, ले सकते हो? नहीं ले पाओगे। तत्व साम्य मतलब हम कुछ चीजें ऐसी लेंगे जो दोनों के अंदर संबंध स्थापित करेगा, ऐसा नहीं है विपरीत होगा, ठीक है। समस्त ललित कलाओं का प्रेरणा स्रोत जीवन, धर्म और राष्ट्रीयता है। बिल्कुल, हमारे जीवन के अंदर ये जो 5 ललित कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? धर्म और राष्ट्रीयता से। हमें आगे बढ़ने की स्फूर्ति देता है। जीवन के विविध भाव, हमारे जितने भी इमोशन हैं, वातावरण, मानव चेष्टा आदि की ही कलाओं के माध्यम तथा शैली के भेद का प्रतिरूपित होता है। यानी कह रहे हैं मतलब भाव, इमोशन। किसी ने गुस्से से बात करी तो आपका चेहरा अलग उतर जाएगा। वातावरण यदि दूषित है तो आपकी नाक खराब हो जाएगी। मानवीय चेष्टा, सामने वाले ने आपसे जैसा व्यवहार किया वैसा आप व्यवहार करेंगे। ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? कला के रूप में, हमारी माध्यम के रूप में, हमारे पैटर्न के रूप में आता है। तो कभी भी कोई कहता है उसने हमारे संग वैसा व्यवहार किया, तो आप ये सोचना उसने आपके साथ व्यवहार किया तो आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। शैली, माध्यम प्रतिरूपित होता है, एक दूसरे को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट, मानव जीवन के हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, आशा यानी होप, निराशा यानी होपलेस, उल्लास, खुशी, अवसाद, मानसिक टेंशन आदि का भाव प्रतिक्रिया को कला को जन्म देती है। सर दुख रहा है, दोस्त कह रहा है चल बर्थडे मनाते हैं, नहीं सर दुख रहा है अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है। दादाजी की डेथ हो गई है और दोस्त की शादी भी हो रही है, अगर दादाजी से लगाव है, प्रेम है, हम नहीं जा, अरे यार मैं नहीं आ सकता, दादाजी की डेथ हो गई है, मैं नहीं आऊंगा,
हम उस क्षेत्र में। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उत्पन्न करती है, हमें मोटिवेट करती है। यह भी आर्ट है। कला को धर्म भी प्रेरित करती है। बिल्कुल, हमारी जितनी भी धर्म है, हमारा जैसे सनातनी धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, किसी का क्या बोलते हैं सिख धर्म है, तो सभी अपने अपने धर्म के अनुसार उस कला के रूप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये गुजराती महिला है, उसको बोला गया कि आप अच्छे से तैयार होके आना, जानते हो वो गुजराती स्टाइल में पहनी। एक पंजाबी को बोला वो पंजाबी स्टाइल, तो वही होगा ना, उसका धर्म और उसका धर्म क्या हुआ, आर्ट को प्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ। तो धर्म जो है ना वो भी बहुत बड़ी कला है। आइए, स्थान विशेष की राजनीतिक परंपराओं के द्वारा भी राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल, हमारे उस क्षेत्र में अगर बीजेपी है तो हम लोगों की धारणा वैसी रहेगी, हमारे कांग्रेसी है तो कांग्रेसी जैसी रहेगी। ठीक है, तो हर क्षेत्र के अंदर राजनीति भी हमारी कला का आधार बनता है। ललित कलाओं में परस्पर संबंधन, जो हमारी 5 जो ललित कलाएं, उनके अंदर कैसा संबंध है उसको हम देखेंगे। चित्रकला, संगीत, काव्य कला परस्पर संबंधित है, बिल्कुल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, यह हमें बिल्कुल क्लियर है। भारतीय परंपराओं में रागमाला चित्र है ना, राग भैरव, उनकी 6 पत्नियां हैं, जिसकी प्रथम पत्नी है भैरवी राग। बिल्कुल ठीक है, तो राग, रागिनी, प्रकृति, रस, समय आदि का पूर्ण बोध हो जाता है। अगर आपकी तरफ से ये डिमांड आएगी तो मेरी जो थीसिस है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि इस रागमाला के संपुट को बहुत अच्छी तरीके से हम संगीत व चित्रकला के अंदर समझें, तो अगर आपकी तरफ से आता है तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बाद में समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर ही समझे कि हमारी जितनी भी रागमालाएं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रस, समय इनका बोध करवाती। जैसे भैरव राग प्रातः कालन में ही गाया जाता है, तो उसी रस में गाया जाता है, उस चीज को वहां पर हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक संगीतकार के माध्यम से और एक चित्रकार के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। पाश्चात्य कला यानी वेस्टर्न आर्ट, परंपराओं में भी संगीत, काव्य तथा चित्रकला का अंतर संबंध है। बिल्कुल, वहां की जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसको भी हम संगीत के साथ जोड़ सकते हैं, कला के साथ जोड़ सकते हैं और चित्रकला के साथ भी जोड़ सकते हैं, काव्य के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। रॉफेल, ठीक है ना, अब पाश्चात्य कलाकार है। रॉफेल ने भी काव्य से विषयों का चयन किया। रॉफेल की जितनी भी चित्र है उनको देखिएगा आप, और कहीं ना कहीं वह ना किसी न किसी कविता से जुड़ी हुई है। गुस्ताव कुर्बे बिल्कुल आधुनिक चित्रकार हैं, उनके भी पेंटिंग को अगर देखोगे तो उन्होंने हमेशा चार्ल्स बॉडलेयर कवि हैं, उनकी कविताओं से प्रेरित होकर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। संगीत के आधार पर मूर्तियों में नृत्य की विविध मुद्राओं का अंकन है। बिल्कुल, जैसे जैसे संगीत गाया गया और वो जो मुद्राएं बनाई गई कलाकारों ने, तो उस मूर्तियों को भी आइडेंटिटी किया है। फॉर एग्जाम्पल, नटराज की प्रतिमा, जिसकी भाव भंगिमा अभंग है और अनगिनत है, उस भंग को गिनना और उस तरीके से प्रेजेंट करना एक कलाकार का ही कार्य है। मूर्ति कला पर नृत्य कला का प्रभाव सर्वाधिक प्रबल प्रमाण में दिखाई देता है। ये हमें किसमें दिखाई दे रहा है? नटराज की प्रतिमा। चिदंबरम के जगह है चिदंबरम, वहां नटराज मंदिर है, जाके देखिएगा। भरतनाट्यम शैली के अंतर्गत वहां पर 108 मुद्राओं में वहां मूर्तियां बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। पार्थेनन का मंदिर, मिस्र के पिरामिड, एलोरा की गुफाएं, खजुराहों के शिव मंदिर मूर्ति कला व स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। वहां आप देख सकते हैं मूर्ति कला, संगीत कला, दोनों चीज आपको वहां दिखाई देगी। स्थापत्य कला में चित्रकला का प्रभाव मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अजंता की पेंटिंग्स में या अजंता में आप जब जाएंगे तब देखेंगे। हमारे आज का बिल्कुल एस्थेटिक का इंट्रोडक्शन का अंतिम बिंदु है मेरा सिनेस्थेसिया। अब हम कहें सिनेस्थेसिया क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आप तुरंत पहचान जाएंगे। आप जैसे घर में प्रवेश किए और मम्मी ने वहां पर अगरबत्ती जला रखी थी, आप खुशबू से पहचान जाएंगे अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वापस और बताएं कि चक्कू जो है वह गैस पे रखा हुआ था, जलते हुए गैस पर, और उसके आगे वो जो रेड रेड दिखाई दे रहा था, उसी से आप पहचान गए कि यह गर्म है। यानी किसी चीज को, और उस गर्माहट को भी आपने महसूस कर लिया, उस खुशबू को भी महसूस कर लिया, यह कहलाता है सिनेस्थेसिया। एक तरह की मनोवैज्ञानिक भाषा है, तो ध्यान में रखेंगे मनोवैज्ञानिक भाषा है। ललित कलाओं के तात्विक अंतर संबंध का आधार है सिनेस्थेसिया। फॉर एग्जाम्पल देखें, किसी गर्म लोहे के स्पर्श किए बिना ही हम कह देते हैं कि यह गर्म है, और फूल को सूंघे बिना ही हम कह सकते हैं कि यह सुवासित यानी अच्छी खुशबू वाला पुष्प है। तो ये सभी चीजें
हमने सौंदर्य शास्त्र के प्रारंभिक चरण में पढ़ा है। आप इसको पूरी जो ये 5 सीरीज है इसको आराम से देखिएगा, सुनिएगा, बार बार रिपीट करिएगा। इससे आपके एस्थेटिक को पढ़ने के लिए एक सोच डेवलप होगी और वह है सकारात्मकता। और यही सकारात्मकता आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज करेगा, ठीक है ना। आप लोगों को जो देखेंगे, जीने का जो जरिया आएगा वो भी अच्छा आएगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप भी मुस्कुराहट के साथ जीवन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मानसिक द्वंद के अंदर जीते रहे। ये जो सोच है ये हमें सौंदर्य शास्त्र के साथ जरूर मिलेगी। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको करते चले जाइएगा, रिवीजन पे रिवीजन, अभ्यास पे अभ्यास, और हमें वो अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। और इस पे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो यूनानी कला को स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम सुकरात, प्लेटो, इन सभी की बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे, जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र के अंदर किस तरीके से अपनी बात रखी थी। उनकी चर्चा करने से पहले मैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अभी तक आए हैं, उनकी भी चर्चा करूंगी। तो बराबर अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, कभी जीवन में हारना नहीं है, मानसिक द्वंद में जीना नहीं है, आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यही सोच के साथ रोज हंसी के रसगुल्ले खाओ और खिलाओ। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट।